फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 साइंस के चैप्टर फर्स्ट के जितने भी क्वेश्चंस हैं आंसर है उनको हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है सभी एग्जामों के लिए। क्लास 10 के एनसीईआरटी बेस्ड है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण क्या है? तो पहली बात पूछा जाता है कि तो रासायनिक और भौतिक परिवर्तन क्या है, उनके बारे में हम लोग डॉट जितने भी है क्वेश्चंस हैं उनको क्लियर करेंगे। पूछा जाता है भौतिक परिवर्तन क्या है? भौतिक परिवर्तन मान के चलिए मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का एक बड़ा सा टुकड़ा लेंगे, एक मान के चलिए इतना बड़ा टुकड़ा लिए, उसको छोटा 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 टुकड़ा करके काट देते हैं या तोड़ देने देते हैं मैग्नीशियम को, तो क्या होता है? तो मैग्नीशियम ही प्राप्त होती है, यानी उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। वह छोटे छोटे टुकड़ा अगर कर दिए तो वो जो है पहले भी मैग्नीशियम था, पुराना भी मैग्नीशियम था, अभी तोड़ने के बाद भी वह मैग्नीशियम ही रहा। तो यह एक भौतिक परिवर्तन है, समझ गए होंगे। एक और उदाहरण एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड CaO, कैल्शियम ऑक्साइड है। कैल्शियम ऑक्साइड को हम अगर मान के चलिए कैल्शियम ऑक्साइड है, वो बहुत बड़ा है, वाइट वाइट चूना पत्थर जो है उसको तोड़ देते हैं, छोटे छोटे अणु में तोड़ देते हैं, टुकड़े में तोड़ देते हैं, तो बाद में वो क्या प्राप्त होता है? तो कैल्शियम ऑक्साइड ही प्राप्त होती है, यानी कि पुराने से नए में भी वह कैल्शियम ऑक्साइड ही बना। तो क्या होगा? यह एक तरह से भौतिक परिवर्तन होगा। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान के चलिए जल है, पानी है, H2O है, पानी है। पानी को अगर हम ठंडा करते हैं, क्या करते हैं? ठंडा करते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस पे ठंडा करते हैं, तो वो क्या प्राप्त होता है? तो बर्फ प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? तो बर्फ प्राप्त होता है। बर्फ को ही हम लोग क्या कहते हैं? H2O। यानी जल को अगर हम ठंडा करते हैं तो वह बर्फ प्राप्त होता है। बर्फ क्या है? H2O है, वह भी जल है, ठोस है। तो क्या हुआ? इस यहाँ पे हमको क्या देखने को मिला? यानी जल जो है उसकी अवस्था सिर्फ चेंज हुआ, यानी कि उसका जो जल जो था, जल से वो ठोस में हो गया, अवस्था में परिवर्तन हुई, ना कि वह अवस्था में परिवर्तन हुई। जल था तो यहाँ ठोस हो गया, तो वह जल ही प्राप्त हुआ। इस तरह से यह भौतिक परिवर्तन हुआ। आपको डॉट क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं रासायनिक परिवर्तन, पूछा जाता है रासायनिक परिवर्तन क्या है? मान के चलिए मैग्नीशियम, मैग्नीशियम लिए हम लोग, मैग्नीशियम जो है उसको लेते हैं और उसको हम लोग क्या करते हैं? O2 यानी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे जलाने पे ऑक्सीजन में जलाने पर तो क्या प्राप्त होगा? तो MgO, यानी क्या प्राप्त होगा? क्या प्राप्त होगा? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होगी, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। यानी मैग्नीशियम को लिए हम लोग क्या किए? ऑक्सीजन के साथ जलाने पर, यानी हीट करने पे, जलाने पे क्या प्राप्त हुआ? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हुआ। तो नया पदार्थ यहाँ जो हम लोगों को नया पदार्थ देखने को मिला, तो ये क्या हुआ? तो रासायनिक परिवर्तन हुआ। मान के चलिए एक और उदाहरण ले लेता हूँ, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग पानी में डालने पर, किसमें? प्लस H2O, यानी पानी में डालने पर कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डालते हैं तो क्या प्राप्त होती है? क्या निर्माण होता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है, OH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है, यानी कि पुराने पदार्थ से नए पदार्थ का निर्माण हुआ। यानी कैल्शियम ऑक्साइड से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की निर्माण हुई, तो यहाँ क्या हुआ? यह एक रासायनिक परिवर्तन हुआ। यानी कि शॉर्ट में एक बात कहा जाए तो भौतिक परिवर्तन में जिस चीज़ को हम लोग नहीं तोड़ते हैं या कुछ भी करते हैं तो सेम प्राप्त होता है, तो उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन में कोई एलिमेंट लेते हैं, कोई मेटल लेते हैं, कोई तत्व लेते हैं या कोई पदार्थ लेते हैं, उसको तोड़ के या कुछ करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसे हम लोग रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। इस तरह से आप लोग कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। तो स्टार्ट करते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक HCl, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या प्राप्त होता है? तो क्या प्राप्त होगा? तो प्राप्त होगा हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड। अब आता है हाइड्रोजन की बात, तो हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1 होता है।
हाइड्रोजन क्या है? यह जो है एक हल्का गैस है, यह काफ़ी हल्का गैस पूछा जाता है। हाइड्रोजन क्या है? एक हल्का गैस है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन जो है उसके कितने समस्थानिक होते हैं पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। कौन-कौन? तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, इसको याद रखेंगे। और बात आती है आयरन की, तो आयरन की बात करें तो आयरन क्लोराइड का सूत्र होता है FeCl3, इसको याद रखेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो श्वसन की बात करें तो श्वसन एक उपचयन अभिक्रिया है। ऑप्शन ए राइट आंसर। उपचयन जो है क्या है? उपचयन को ही हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं। यह जो है एक रासायनिक अभिक्रिया है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने कंपाउंड यानी यौगिक कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? तो यह एक वैद्युत संयोजी कहलाते हैं। कौन सा कंपाउंड कहलाते हैं? वैद्युत संयोजी कंपाउंड कहलाते हैं। अब आती है यहाँ पे, ये जो है कंपाउंड जो है किस चीज़ से बना रहता है? कुछ उदाहरण के बारे में देखेंगे। जैसे कि मान के चलिए सोडियम होता है, सोडियम और फ्लोरीन। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या, Na जो होता है सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। फ्लोरीन का 9 होता है। फ्लोरीन का सोडियम और फ्लोरीन मिलकर सोडियम क्लोराइड का निर्माण करता है, यानी NaCl का निर्माण करता है। तो सोडियम क्लोराइड का काम क्या होता है? तो हमारे बॉडी, हमारे शरीर में नमक और इलेक्ट्रोलाइट का जो है ना स्तर जो होता है उसको बनाए रखने का काम करता है सोडियम क्लोराइड। इस वैद्युत संयोजी का एक उदाहरण है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है पूछा जाता है। सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है? सिल्वर क्लोराइड की रंग की बात करें तो यह श्वेत रंग होता है। अब बात आती है सिल्वर क्लोराइड का सूत्र की, तो क्या होता है? AgCl होता है। यह एक जो है ना इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, यानी अकार्बनिक कंपाउंड होता है। सोडियम क्या होता है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है सिल्वर क्लोराइड। और सिल्वर क्लोराइड की बात करें तो सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर इसको जो है सिल्वर क्लोराइड को में यानी सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाता है। जैसे कि मान के चलिए इसको बोतल रंगहीन बोतल वगैरह में रखा जाता है सूर्य के प्रकाश, यानी 2AgCl प्लस सूर्य के प्रकाश देने पर जो है ना 2Ag प्लस क्लोरीन में टूट जाता है। इस तरह से कहते हैं कि सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5 देखेंगे। लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। तो क्या कहते हैं? तो गैल्वेनीकरण कहते हैं, जिसको कहते हैं कि लोहा में जंग लग जाता है तो जस्टिकरण किया जाता है, लेप लगा दिया जाता है, उसी को हम लोग गैल्वेनीकरण कहते हैं। अब बात आता है लोहा का। लोहा का एटॉमिक नंबर 26 होता है, इसकी संकेत Fe होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है? पूछा जाता है कि दहन अभिक्रिया निम्न में से कौन सा है? तो पेट्रोल का जलना एक दहन अभिक्रिया है। पेट्रोल जो जलता है उसे हम लोग रासायनिक प्रोसेस या अभिक्रिया या रिएक्शन कहते हैं। यही पेट्रोल का जलना एक दहन अभिक्रिया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दहन को पूछा जाता है, दहन एक ऊष्माक्षेपी रिएक्शन कहता है। दहन को क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी, याद रखिएगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट यानी कंपोस्ट बनना किस रिएक्शन का उदाहरण है? इंपॉर्टेंट है, किस रिएक्शन का यह एक उदाहरण है? तो यह जो है ना ऊष्माक्षेपी, किसका? ऊष्माक्षेपी का एक उदाहरण है। ऊष्माक्षेपी भी एक तरह से रासायनिक अभिक्रिया ही आता है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8। ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को हम लोग ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। जिन अभिक्रियाओं में रिएक्शंस में ऊर्जा एनर्जी अवशोषित होती है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें हम लोग ऊष्माशोषी अभिक्रिया यानी क्या कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा बी, ऊष्माशोषी रिएक्शन कहते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको
आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है क्या कहते हैं? तो आदान प्रदान होगा, अणुओं का आदान प्रदान होगा तो क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। जब कोई धातु अपने आसपास आद्यता आदि के संपर्क में आती है तब यह संक्षारित होती है। इस क्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग संक्षारण अभिक्रिया कहते हैं। इम्पोर्टेंट है, इसको नोट कर लेंगे। संक्षारण क्या है? इसका उदाहरण की पूछा जाता है, लोहे में जंग लगना, ये भी एक संक्षारण उदाहरण है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12। एक पूर्ण रासायनिक समीकरण अभिकारक उत्पाद एवं प्रतीकात्मक रूप से उनकी डैश को प्रदर्शित करता है। तो किसको प्रदर्शित करता है? तो यह प्रदर्शित करता है भौतिक अवस्था को प्रदर्शित करता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30। अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? अवक्षेपण अभिक्रिया से बात करें तो अविलय, यानी जो अविलय प्रकार का एक लवण प्राप्त होता है, यानी जो विलय नहीं होता है, अविलय। जैसे कि मान के चलिए जल में हम बालू दे दें तो वह विलय नहीं हुआ, अविलय हुआ। विलय क्या होता है? जल में अगर हम चीनी को घोलते हैं तो विलय हो गया, इस तरह से। ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट। वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति हो जाती है। उपचयन की गति हो जाती है, कैसे ही हो जाएगी? तो धीमी, रुक जाएगी। अगर वायुरोधी बर्तन में एंटी में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति क्या हो जाएगी? तो धीमी हो जाएगी, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15। तेल युक्त एवं वसा युक्त पदार्थ थोड़े ही समय के बाद सड़ने लगते हैं, यानी बिना तेल के जो जितने भी पदार्थ होते हैं वो सड़ने लगते हैं थोड़े समय के से। इसका क्या मुख्य कारण होता है? तो इसका मुख्य कारण की बात करें तो मुख्य कारण होता है आपको ऑक्सीकरण, यानी उपचयन। ऑक्सीकरण और उपचयन, यह एक तरह से रासायनिक परिवर्तन होता है, याद रखिएगा। इसी को ऑक्सीडेशन भी कहते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे 16। रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया जाता है, किसके कारण द्वारा किया जाता है? तो समीकरणों के, यानी इक्वेशन के द्वारा रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग व्यक्त करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया से होता है? शरीर में भोजन जो हम लोग खाते हैं, पाचन, वह किस प्रकार की अभिक्रिया रिएक्शन से होता है? तो ऑक्सीकरण, यानी ऑक्सीडेशन जो है, जिसको उपचयन कहते हैं, उपचयन या ऑक्सीडेशन अभिक्रिया के कारण होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18। शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया के कारण होता है? तो यह उपचयन ऑप्शन हो जाएगा बी, उपचयन अभिक्रिया से होता है। उपचयन को ही हम लोग कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया या ऑक्सीडेशन कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे। वैसे पदार्थ जिनके उपस्थिति मात्र से किसी अभिक्रिया रिएक्शन की दर जो है, रेट जो है बढ़ जाती है, क्या कहलाती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उत्प्रेरक कहते हैं। उत्प्रेरक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको कैटालिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? CA कैटालिस्ट, Y कैटालिस्ट कहते हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20। वे अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में अग्रसर होती है कही जाती है, क्या कही जाती है? तो उत्क्रमणीय कहते हैं। क्या कहते हैं? तो उत्क्रमणीय कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेंगे। 21। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो एक ही दिशा में अग्रसर होती है उसे कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो उसे हम लोग अनुत्क्रमणीय कहते हैं। अनुत्क्रमणीय, ऑप्शन ए अनुत्क्रमणीय। ठीक है। 22 ऑफ क्वेश्चन। किसी पदार्थ की ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर जलने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो दहन कहते हैं। दहन इम्पोर्टेंट है। दहन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसको कहते हैं? दहन को, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 23। उपचयन और अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। क्या है? ऑक्सीडेशन, मान के चलिए उदाहरण की बात करें तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों के साथ साथ जो होती है उसे ही हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। मान के चलिए लोह अयस्क से लोहे का निष्कर्षण होना, लोह अयस्क है, लोहा है, उससे लोहे का निष्कर्ष हो रहा है तो उसे ही हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं।
नेक्स्ट देखेंगे 24, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? संक्षारण जो है ना, उपचयन क्या है? तो उपचयन अभिक्रिया है। इसको नोट करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या है? उपचयन अभिक्रिया है, पूछा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 25, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं? तो अभिकारक कहते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभिकारक कहते हैं। मान के चलिए जल निर्माण में, जैसे कि हम लोग जल निर्माण में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बनना, नमक निर्माण में सोडियम और क्लोरीन का अलग होना, ये सब क्या होता है? अभिकारक होता है। नेक्स्ट देखते हैं 26, निम्नलिखित में कौन अभिक्रिया का लक्षण नहीं है? कौन सा नहीं है? रंग का परिवर्तन है, गैसों का निकलना है, अवक्षेपण का बनना है, अभिकारकों का तापक्रम स्थिर रहना, ये नहीं है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27, प्राकृतिक गैसों का दहन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है? प्राकृतिक नेचुरल गैस जो होते हैं उसका दहन जो होता है, यानी उष्माक्षेपी जो होती है, रिएक्शन होता है, तो किस प्रकार का एक अभिक्रिया है? तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्या? उष्माक्षेपी, नाम से ही आता है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। पूछा जाता है दहन कैसी अभिक्रिया है? तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इसको नोट कर लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बाजार में बिकने वाली चिप्स की थैली, यानी हम लोग लेज वगैरह खाते हैं, चिप्स रहता है, पैकेट रहता है, थैली में से ऑक्सीजन निकाल कर उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? देखते हैं ना, हम लोग अगर लेज खरीदते हैं, चिप्स खरीदते हैं, तो वो भरा भरा सा रहता है, यानी टाइट टाइट लगता है। और जब फाड़ते हैं तो थोड़ा सा चिप्स निकलता है, बहुत कम मात्रा में। उस पर क्या, कौन सा गैस भर दिया जाता है? तो ऑक्सीजन को हटा करके कौन सा गैस भर जाता है? तो नाइट्रोजन गैस भरा रहता है। कौन सा गैस भरा रहता है? तो नाइट्रोजन। बात करें नाइट्रोजन की, एटॉमिक नंबर 27 होता है। वायुमंडल में पूछा जाता है, यानी पृथ्वी के वायुमंडल में कितना परसेंट नाइट्रोजन है? तो 78% नाइट्रोजन है पृथ्वी के वायुमंडल में। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29, एलपीजी पूछा जाता है। एलपीजी यानी एलपीजी जो है, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। एलपीजी का फुल फॉर्म लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। एलपीजी मुख्य घटक किसका है? तो प्रोपेन और ब्यूटेन का। ऑप्शन सी राइट। अब पूछा जाता है प्रोपेन का सूत्र क्या है? तो C3H6 होता है, C3H6 होता है। और ब्यूटेन का सूत्र की बात करें तो C4H10 होता है। क्या होता है? C4H10 होता है। कभी कभी देखते हैं कि एलपीजी गैस को कैसे पता चलेगा कि लीकेज है, यानी गैस अगर निकल रहा है तो कैसे पता चलेगा? तो उसमें जो है ना, गैस में महक मिलाया, यानी रिसाव को पता लगाने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो एथिल ऑक्साइड क्या मिलाया जाता है? तो एथिल ऑक्साइड जो होते हैं, सॉरी, एथिल मर्केप्टाइन जो होते हैं ना, C2H6SS दिया जाता है, यानी एथिल मर्केप्टाइन का गैस मिला दिया जाता है, जिसके कारण जब हम लोग एलपीजी गैस जब बाहर निकलती है तो वो पता चल जाता है कि गैस लीकेज है, और उसमें मिलाया जाता है एथिल मर्केप्टाइन नामक एक गैस को मिला दिया जाता है। इस तरह से क्लास 10 के साइंस के चैप्टर फर्स्ट के जितने भी क्वेश्चंस आंसर इंपॉर्टेंट थे, जो सभी एग्जामों के लिए मैंने इस वीडियो में कवर किया। अगर इस तरह के वीडियो आप लोगों को रेगुलर चाहिए तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और सभी एग्जामों के लिए एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।